हेलो एवरीवन। तो कैसा गया आपका हिंदी का पेपर। आशा है कि आप सभी का हिंदी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी के 2025 में जो 24 तारीख को पेपर हुआ है, इसमें 302 एचएम सेट वाले क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे ला रखे हैं और इस क्वेश्चन पेपर का एक एक सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आप लोग मैच करा करके यहाँ से आकलन कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कितने नंबर के आपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए हैं, इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी और इसमें सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें खंड क की, तो देखिए खंड क में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए हुए थे, उन सभी को देख लीजिए। इसका उत्तर भी मैं बताते हुए चलूंगा। पहला प्रश्न है, चंद छंद बर्बन की महिमा के लेखक कौन है। तो आप सभी को सही ऑप्शन लगाना है, गंग है। कौन है? गंग है। ठीक है, इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कवि गंग जो है चंद छंद बर्बन के महिमा के लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है। वर्तमान युग में जो हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है वो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कन्हैया लाल मिश्र, जिसे प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो राम कुमार वर्मा को जो है आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आए थे दोस्तों, किसी भी तरीके की यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अंग नंबर जो क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई एक ख्याति लब्ध लेखक हैं। तो किस चीज के लेखक है? यात्रा वृंद के लेखक है, समीक्षा के लेखक है, जीवन साहित्य के, या व्यंग के। तो आप सभी को याद रखना है व्यंग विधा के लेखक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के पास, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो ये आप लोगों ने कविता जो है जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो काव्य पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था। तार सप्तक के जो कवि होते हैं उनको राहों के अन्वेषी किसने कहा था। तो आप सभी को याद रखना है अज्ञेय जी ने कहा था, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। चौथा ऑप्शन में देखिए ये विराजमान है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔंध के नाम से भी जाना जाता है, की रचना है। इनमें से कौन रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। पहला ऑप्शन है भारत भारती, दूसरा है वैदेही बनवास, तीसरा है उर्वशी और चौथा है गुंजन। गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये बच गया, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो वैदेही बनवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? सारे लोग देखिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, गिरिराज कुमार ठाकुर। तो इनमें से सभी लोग जो है प्रगतिवादी के हैं। बस हमको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो केदारनाथ अग्रवाल जो है शायद ये आधुनिक युग के कवि हैं, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो हमारे पास गद्यांश में प्रश्न आए हुए थे, इसमें पहला जो गद्यांश था हमारा, इसमें अगर आप देखेंगे तो संस्कृति की बात की जा रही है, भाषा की बात की जा रही है, और किसकी बात किया जाएगा? इसमें आविष्कारों की बात किया जा रहा है, अद्भुत आया है। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये हमारे भाषा एवं आधुनिकता नामक चैप्टर से लिए गए हैं। तो ये जो गद्यांश है भाषा एवं आधुनिकता पाठ से यानी शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, इस बात को मैंने डिटेल में भी बताया है, एक और मैंने वीडियो इस पे बताया था, इसके सॉल्यूशन पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका अगला गद्यांश था उसको आप देखेंगे तो ये भी इजी था। मातृभूमि की बात हो रही है, इसमें राष्ट्र की बात हो रही है, जन की बात हो रही है। यहाँ पे तो राष्ट्र का स्वरूप इस चैप्टर का नाम ही दे दिया था। तो ये जो हमारे पास गद्यांश था ये राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से था, और जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को ही करना था। अगला जो प्रश्न है पद्यांश से संबंधित, और पद्यांश को भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने बताया था वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जो भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें आई हैं। ठीक है, इस बात का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीजों का लिंक दे दूंगा। हाल ही में मैंने वीडियो अपलोड किया था पेपर से 2 दिन पहले, और वही क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। मैंने बताया था जीवन परिचय में हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, और इनका पूरा पूरा छप गया है। ठीक है, आप देखेंगे हजारी प्रसाद का भी, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी, सुमित्रा नंदन, इन सब का मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, और यही सब आ गए हैं। ठीक है, तो ये लेखक और कवियों का जीवन परिचय भी आया हुआ है। बहादुर पचलाइट का कहानी भी मैंने बताया हुआ था। ठीक है, और बताया था कि ये आएगा जरूर। ठीक है, और ये आया भी। ठीक है,
तो आशा है कि आप सभी इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो ये खंडकाव्य से आधारित प्रश्न पूछा गया था 7वें नंबर में। तो खंडकाव्य अपने जिला के अनुसार आपने लिख दिया होगा। अगला प्रश्न होगा आपका संस्कृत गद्यांश से और उसके बाद पद्यांश आएगा। तो गद्यांश में 2 गद्यांश दिए गए थे। यज्ञावलोक वाच वाला मैंने बताया हुआ था, तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़े होंगे और कई सालों से ये लगातार पूछा गया था। तो मैंने बताया भी था कि ये कई सालों में पूछा गया है, तो ये जरूर पूछेगा 2025 में भी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास संस्कृत पद्यांश से संबंधित प्रश्न था। संस्कृत पद्यांश में ये 2 हमारे पास श्लोक थे, इनमें से किसी एक का हमें संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना था, ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे पास 9 नंबर है, यहां से हमारा व्याकरण शुरू हुआ था। मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो पहला था नाक का बाल होना, तो इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अधिक प्रिय हो जाना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? कोई व्यक्ति अधिक प्रिय हो जाना। दूसरा है टोपी उछालना, इसका मतलब होता है अपमानित करना। इन दोनों में से किसी एक को ही करना था, तो अगर आप इसका अर्थ लिख दे रहे हैं, उसके बाद वाक्य प्रयोग कर दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिले होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश से था, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे और तीनों प्रश्न के उत्तर आपको इसी में से ढूंढ करके लिखना था, ठीक है। 2 गद्यांश दिया गया था, दोनों में से किसी एक को करना था। अपठित गद्यांश की बात हो रही थी, ठीक है, और इसके लिए 5 नंबर मिलना था आपको। अगला जो प्रश्न है आप सभी के पास, ये ध्यान से देखिएगा, ये व्याकरण से ही संबंधित है। निम्न में से शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो देखिए, तरंग मतलब क्या होता है? लहर। तुरंग मतलब घोड़ा। तुरंग मतलब घोड़ा, घोड़ा को तुरंग कहा जाता है और लहर को तरंग। तो तरंग तुरंग का अर्थ क्या हो जाएगा? लहर और घोड़ा हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगर आपने इसको लिखा है इसके उत्तर में, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला है कंकाल और कंगाल। कंकाल और कंगाल, कंकाल मतलब होता है ढांचा, कंगाल मतलब क्या होता है? गरीब, ठीक है। तो स वाला ऑप्शन में देखेंगे ढांचा और गरीब, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने इसको लिखा है इसके उत्तर में, तो आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको 11 नंबर प्रश्न में। अब ख की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न के ख की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, ठीक है। इनमें से किसी एक का ही, तो चाहे आप मंगल का चाहे तात का। तो मंगल का मतलब होता है, जैसे नहीं कहते हम लोग कि जाओ तुम्हारा मंगल होगा, मंगल मतलब कल्याण होगा, ठीक है, या शुभ होगा, ठीक है। और तात मतलब होता है बाप, ये पिता को कहा जाता है। तो बाप पिता ये 2 अर्थ हो गए, कल्याण शुभ ये 2 अर्थ हो गया, दोनों में से किसी एक को ही लिखना था, ठीक है। अगले बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वचाल। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था आपको। तो जैसे कि प्रांजल सिवाय और प्रवेक आएगा, आएगा लिखा गया है, तो ये गलत है, शुद्ध करना है इसको। तो लिखेंगे प्रांजल सिवाय और प्रवेक आएंगे, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएंगे लगेगा, तो ये शुद्ध हो गया। और इसी तरीके से एक और को शुद्ध कर देना था, इसमें से जो भी आपको लग रहा है कि अशुद्ध है और आप उसको शुद्ध बना सकते हैं, उसको बना दिए होंगे आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे बात करते हैं तो रस, छंद, अलंकार, इन तीनों चीजों को मैंने बताया हुआ था, ठीक है। रस, अलंकार और छंद, इसमें से जो भी मैंने बताया था वही आया था। हास्य रस के बारे में मैं बताया था, प्रूफ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने बताया था ये सारे क्वेश्चन, उपमा भी बताया था मैंने, और उसके बाद से छोटा छंद भी मैं बताया हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर के ये सारे प्रश्न है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका पत्र से संबंधित था, तो पत्र के लिए आपको 6 नंबर मिले होंगे अगर आपने लिख दिया है तो। और आगे बात करें तो आपको अपने भाषा शैली में एक निबंध लिखना था इन सभी टॉपिक पे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे टॉपिक तैयार किए थे, लेकिन जो है इसमें जो हमारे पास निबंध है, इसमें से वो निबंध नहीं आए हैं जिसे हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक है कि वन रहेंगे हम रहेंगे, वृक्षारोपण से संबंधित है, तो उससे संबंधित कुछ चीजें आप लिख दिए होंगे, तो यहाँ से आपका 9 नंबर मिलेगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन पेपर में। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।